अच्छा, हमने देख लिए थे कॉजेज़ इन्फ्लेमेशन के। अब हमने देखना है कि इन्फ्लेमेशन शुरू कैसे होती है बॉडी में। सबसे पहले तो हमारी बॉडी में कोई बाहर से चीज़ आती है, अगर कोई माइक्रोब आता है, ठीक है, तो कहाँ पे हमारे जो सेल्स होंगे वो सेल्स उसको रिकग्नाइज़ करेंगे ना कि बाहर से कोई माइक्रोब आ गया है, या कोई नेक्रोटिक सेल आ गया है जिसकी नेक्रोसिस हो रही है, या जो हमारी ब्लड में प्रोटीन्स होती हैं सर्कुलेट कर रही, वो प्रोटीन्स इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगी। और जब ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी कि अच्छा ये कोई मसला आ गया है, तो फिर उस मसले की वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन के 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। नंबर 1, हमारे पास सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं माइक्रोब्स के लिए। जिस तरह ये एक सेल है, ये इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब कोई माइक्रोब आएगा, ये कौन से सेल्स हो सकते हैं? फेगोसाइट्स हो सकते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब कोई हमारे पास माइक्रोब आएगा तो इस रिसेप्टर के साथ आके लगेगा और ये रिसेप्टर आइडेंटिफाई करेगा, अच्छा माइक्रोब आ गया और सेल के साथ ये अटैच हो गया, उसकी रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल इन रिसेप्टर्स की हमारे पास आती है TLRs, टॉल लाइक रिसेप्टर्स कहते हैं हम जिनको। इनका नाम ये इसलिए उनके टॉल एक जीन होती है और वो जीन इनकी प्रोडक्शन कराती है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं, टॉल लाइक रिसेप्टर एक एग्जांपल है इनकी। और ये हमारे पास होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पे सेल्स की और एंडोसोम्स पे। अब ये TLRs जो हमारे पास सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये रिकग्नाइज़ क्या करते हैं? ये पैम्प्स को रिकग्नाइज़ करते हैं, ठीक है। पैथोजन की वजह से जो हमारे पास मॉलिक्यूलर पैटर्न्स बनते हैं, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, इनको ये रिकग्नाइज़ करते हैं। और रिकग्नाइज़ करने के बाद ये सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ इस तरह की चीज़ें मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम साइटोकाइंस कहते हैं, ठीक है। ये सेल्स सिक्रीट करेंगे और ये साइटोकाइंस फिर जाके इंड्यूस कराएंगे इन्फ्लेमेशन। तो ये हमारे पास अगर तो कोई पैथोजन बाहर से आ जाता है, आके वो सेल के ऊपर रिसेप्टर्स हैं तो वो उनके साथ लगता है, फॉर एग्जांपल TLRs होते हैं और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, कुछ मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हमारे पास एक एग्जांपल है साइटोकाइंस की। ये मीडिएटर्स जाके इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट कराते हैं। अब ये हमने बात की है कि वो रिसेप्टर्स की जो सेल के ऊपर लगे हुए होते हैं माइक्रोब्स पे। इसके बाद हमारे पास एक सेकंड टाइप माइक्रोब्स के लिए, इसके बाद हमारे पास एक सेकंड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आते हैं। अब जो सेकंड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हैं, ये बेसिकली सेंस करते हैं कि सेल में डैमेज हो रहा है, ठीक है। ये एक सेल है, इसके बाहर कोई डैमेज लगा है, यहाँ पे कोई डैमेज हो गया, तो ये अंदर की तरफ साइटोसोल में हमारे पास रिसेप्टर्स पड़े होते हैं जो इस डैमेज को डिटेक्ट करते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ये भी कुछ मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है पीछे से, कि वो हमारे पास पैथोजन एसोसिएटेड रिसेप्टर्स थे, ठीक है। पैथोजन की वजह से जो पैटर्न्स मॉलिक्यूलर पैटर्न्स बन रहे थे वो उनको सेंसर कर रहे थे, ठीक है, उनके रिसेप्टर्स थे। लेकिन ये रिसेप्टर्स हमारे पास डैमेज एसोसिएटेड है, जब सेल के ऊपर डैमेज लगेगा तो ये तब एक्टिवेट होंगे। डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को ये हमारे पास डिटेक्ट करते हैं। अब पीछे जिस तरह हमने एग्जाम्पल TLRs की पढ़ी थी, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या आता है हमारे पास, कौन सी चीज़ें होंगी, कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो हमारे पास इन रिसेप्टर्स के ऊपर आके लगेंगे और फिर ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। उसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आता है ATP आके लगेगा, यूरिक एसिड लग सकता है, और इंट्रासेलुलर पोटेशियम कंसनट्रेशन जब कम होती हैं नॉर्मल से, सेल्स हमारे पास बैग्स होते हैं फिल्ड विद पोटेशियम, जब उनके अंदर पोटेशियम कम होता है तो ये डिटेक्ट करेंगे, ये सेंस करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जब ये हमारे पास एक्टिवेट होंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये एक्टिवेट करेंगे एक मल्टी प्रोटीन साइटोसोलिक कॉम्प्लेक्स, मतलब साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट एक बहुत सारी प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स जिसको हम इन्फ्लेमेसोम कहते हैं, ये इसको एक्टिवेट करेंगे। जब ये एक्टिवेट होगा तो फर्दर जो है ये इंड्यूस करेगा प्रोडक्शन साइटोकाइन की, साइटोकाइंस प्रोड्यूस होने लगेंगे। जिस तरह पीछे मैंने बताए थे रिसेप्टर्स जो कर रहे थे पैथोजन के वजह से साइटोकाइंस को एक्टिवेट कर रहे थे, तो ये भी इसी तरह साइटोकाइंस की प्रोडक्शन करेंगे और फिर ये साइटोकाइंस जो होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं। तो ये होते हैं सेंसर्स का काम। आगे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं जिसमें कुछ रेयर डिजीज़ हैं और ये इन डिजीज़ की वजह से ये रिसेप्टर्स ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद आती हैं वो प्रोटीन्स जो ब्लड में सर्कुलेट कर रही हैं। ब्लड में सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स भी हमारे पास माइक्रोब्स जो बाहर से आ रहे हैं
उनको रिकग्नाइज़ करती हैं, ठीक है। सेवरल प्लाज्मा प्रोटीन्स रिकग्नाइज माइक्रोब्स एंड फंक्शन टू डिस्ट्रॉय ब्लड बॉन्ड माइक्रोब्स। और ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, एक सिस्टम पूरा एक्टिवेट करती हैं, इसको हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं, कैस्केड फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास साइटोकाइंस वगैरह बनते हैं जो कि मीडिएटर्स हैं इन्फ्लेमेशन के, और इस तरह से इन्फ्लेमेशन होती है। इसमें हमारे पास एग्जांपल में आती है मैनोज बाइंडिंग लेसिटिन लेक्टिन, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन और कोलेक्टिन, ये 2 एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसके बाद अब जो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होने वाला है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास 2 टाइप की इन्फ्लेमेशन होती है, मैंने पहले ही बताया था, एक एक्यूट होती है और एक क्रॉनिक होती है। रीज़न उसकी मैंने डिफरेंसेस मैंने पहले बताई हैं। तो अब हम पहले एक्यूट पढ़ेंगे और फिर हम क्रॉनिक पे जाएंगे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो आपने याद रखने होते हैं। एक होती है स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होती हैं हमारे पास, नॉर्मली स्मॉल ब्लड वेसल्स अगर ऐसी हैं तो उनकी डायलेशन हो रही होती है, ऐसे हो जाती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद नंबर 2, एक तो ये डायलेट हो जाती हैं, ऊपर से इनके बीच में हमारे पास इस तरह से परमिएबिलिटी बन जाती है, पोरस हो जाती है, परमिएबल हो जाती हैं। पहले अगर ये परमिएबल नहीं थी, अब ये परमिएबल हो जाती हैं। और नंबर 3 हमारे पास पॉइंट आता है कि इनके पास बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स आके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म है ना हमारा ल्यूकोसाइट्स, तो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 मेन पॉइंट्स होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, डायलेशन, इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी और इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अब यहाँ पे हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन को 6 पॉइंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही है तो ब्लड वेसल्स में क्या चेंजेस आ रही हैं, रिएक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। दूसरा, इसकी हम फर्दर डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगला पॉइंट ये देखेंगे कि जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो रही है तो ल्यूकोसाइट्स का क्या काम है उसमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम ये पूरी डिटेल में हमने इसको देखना है। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट आएगा कि हमारे पास नंबर 1 ब्लड वेसल्स में चेंजेस आ गई, नंबर 2 ल्यूकोसाइट्स की चेंजेस आ गई, मतलब ल्यूकोसाइट्स वहाँ पे आके क्या करेंगे। नंबर 3 हम देखेंगे कि अब वहाँ पे फेगोसाइटोसिस होगी, जो सेल होगा फेगोसाइटोज करेगा जो भी माइक्रोब वगैरह होगा उसको, और फिर उसको उसकी क्लियरेंस होगी। तीसरा पॉइंट ये हम देखेंगे पूरी डिटेल में। उसके बाद चौथे पॉइंट में हमने देखना है कि ल्यूकोसाइट्स की वजह से और टिश्यू इंजरी क्या होती है, ठीक है। एक तो ल्यूकोसाइट्स जब इस जगह पे आएंगे तो आके काम करेंगे ना, और उसकी वजह से और फर्दर टिश्यू में इंजरी क्या आती है, ये हमारे पास हो गया चौथा पॉइंट। फिर हम ये देखेंगे कि और कुछ ल्यूकोसाइट्स फंक्शनल रिस्पॉन्सेज दे रहे होते हैं, हमने वो भी देखने होते हैं। और छठा पॉइंट हमारे पास ये होगा कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ख़त्म कैसे होता है, इसकी टर्मिनेशन कैसे होगी है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं। इन 6 पॉइंट्स में हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ते हैं पूरी डिटेल में, एक एक पॉइंट को पूरी डिटेल में पढ़ना होता है। अब जो हम पहला सबसे आउट ऑफ 6 हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन में 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ना है। उन 6 में से हम पहला पॉइंट पढ़ने लगे जो कि ब्लड वेसल्स के बारे में है, कि इन्फ्लेमेशन जब होती है तो ब्लड वेसल्स में क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 चेंजेस आती हैं, तो हमने 2 पॉइंट्स, पहले पॉइंट में हमने 2 पॉइंट्स को फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। 2 क्या चेंजेस आती हैं, एक चेंज होती है कि ब्लड फ्लो में चेंज आती है, ठीक है। दूसरा ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है ब्लड वेसल के अंदर, उस ब्लड के फ्लो में चेंजेस आती हैं, और ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी में चेंजेस आती हैं। तो पहला पॉइंट हो गया फ्लो ऑफ ब्लड और दूसरा पॉइंट हो गया परमिएबिलिटी, ठीक है। जब कोई हमारे पास इन्फ्लेमेशन हुई तो ये 2 चेंजेस होंगी। इनको फिर हमने फर्दर एक्सप्लेन किया कि ब्लड फ्लो में क्या चेंजेस होंगी और ब्लड परमेबिलिटी में क्या चेंजेस होंगी। इनको फिर फर्दर हमने 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया कि ब्लड फ्लो में क्या 3 चेंजेस आ रही हैं और वेसल्स की परमेबिलिटी में क्या 3 चेंजेस आ रही हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। एक तो आपको ये क्लियर हो गया ना कि ब्लड वेसल से रिलेटेड चेंजेस सिर्फ 2 होती हैं, ब्लड फ्लो होता है उसमें चेंजेस होती हैं और एक ब्लड की परमेबिलिटी की चेंजेस होती हैं। उसके बाद एक मेन बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि हमारे पास एक्सुडेट क्या होता है, एक्सुडेशन क्या होती है, एक्सुडेट क्या होता है, ट्रांसुडेट क्या होता है। देखो, जब एक ब्लड वेसल हमारे पास पोरस होगी, ठीक है, परमिएबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, तो वहाँ से हमारे पास लीक आउट करेगा, जो वहाँ पे हमारे पास ब्लड होगा। ब्लड में क्या क्या होता है, हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये फ्लूइड होती है, ये चीज़ें सारी यहाँ से एस्केप आउट करके कहाँ जाएंगी, सराउंडिंग में जाएंगी, टिश्यू में जाएंगी, ठीक है। अब अगर तो इस फ्लूइड में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा रिच हैं
तो इसको हम एक्जियूडेट कहेंगे और इस प्रोसेस को हम एक्जियूडेशन कहते हैं। इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। लेकिन अगर इस फ्लूइड में प्रोटीन्स बहुत लो हैं तो इसको हम ट्रांसयूडेट कहेंगे। दोनों में मेन डिफरेंस यही है प्रोटीन्स का, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, इसमें प्रोटीन्स कम होती हैं। तो दो टर्म्स ये होगी हमारे पास, एक्जियूडेट क्या होता है, ट्रांसयूडेट क्या होता है। उसके बाद तीसरी टर्म हमारे पास एडिमा आता है। एडिमा सिंपली हमारे पास एक्सेस ऑफ फ्लूइड होती है इंटरस्टिशियम में, ठीक है, या इंटरस्टिशियल टिश्यू में या सेरस कैविटीज़ में, और ये एक्जियूडेट भी हो सकता है, ट्रांस प्रोटीन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर कहीं पे पानी भर गया है किसी जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सेस में तो उसको एडिमा कहते हैं। फिर हमारे पास पस आती है। पस में ये डिफरेंस होता है कि उसमें हमारे पास ल्यूकोसाइट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और डेड सेल्स का डेब्रिस होता है। मतलब कि कहीं पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो रही होती है तो वहाँ पे पस बन जाती है, पस रह जाती है, ठीक है। डेब्रिस होता है उसमें, ल्यूकोसाइट्स डेड चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास जो वैस्कुलर चेंजेस हैं उसमें हमने दो चेंजेस देखनी थी। एक हमारे पास वो जो ब्लड फ्लो में चेंजेस आ रही हैं, 3 चेंजेस हैं ये। और फिर हमारे पास ब्लड की लीकेज कैपिलरीज़ की वॉल में चेंजेस आ रही हैं, परमेबिलिटी में, वो भी 3 चेंजेस हैं।